गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण में अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक पारिस्थिति क्या होता है। पारिस्थिति का अर्थ क्या होता है, पारिस्थिति की किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, या पारिस्थिति का विषय क्षेत्र क्या है, यह अपन पढ़ेंगे। पारिस्थिति कितने प्रकार होते हैं पारिस्थिति के, उन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पारिस्थिति की। पारिस्थिति की क्या होता है, अपन सामान्य रूप से या नॉर्मली वे में अपन ये कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें, या पारिस्थितिकी में अपन कह सकते हैं प्राकृतिक तत्वों में, या अपन कह सकते हैं जो जैविक या अजैविक जो संघटक होते हैं उनके मध्य का जो संबंध होता है, अंतर संबंध होते हैं, या उनके मध्य की जो संबंधता होता है, परस्पर जो मेल मिलाप होता है, उनको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मली वे में अपन कहते हैं पारिस्थितिकी। यानी पारिस्थितिकी में अपन कह सकते हैं कि जो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो आपसी परस्पर संबंध, तथा दूसरे रूप में अपन कह सकते हैं कि जो अजैविक प्रकार के जो घटक होते हैं उनके मध्य जो संगठन होता है उनमें आपसी सहयोग के, इस प्रकार अपन इस पारिस्थिति को विभाजित करते हैं। तो मैं पहले आपको एक दो परिभाषा में बताऊंगा और अपन बताते हैं। सबसे पहले पारिस्थिति का अर्थ क्या होता है। पारिस्थिति की जो वर्तमान का जो शब्द है, पहले ये अलग शब्द था और अब वर्तमान में इसका प्रयोग अलग हुआ। जैसे बात करते हैं पारिस्थिति का अर्थ, यानी पारिस्थिति का सर्वप्रथम जो आविष्कार है 1869 में अर्नेस्ट हेंकल ने किया था। जो पहले जो शब्द दिया गया था पारिस्थिति का, उसको अपन कहते हैं इको पारिस्थिति। इसके पेज पहले ओ लगा था। अपन क्या कहते हैं पारिस्थिति को इंग्लिश में अपन कहते हैं इकोलॉजी। तो ये जो ओ साइलेंट है पहले यहां पर था। ये पारिस्थिति के शब्द को डिफाइन करने के लिए पारिस्थितिक शब्द को पहले ये शब्द काम में लिया गया था, और वो लेने वाले थे 1869 में अर्नेस्ट हेंकल। लेने वाले कौन थे? अर्नेस्ट हेंकल। और जो ये शब्द है ये ग्रीक भाषा से बना हुआ, ग्रीक भाषा। ये जो शब्द है ये सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेंकल 1869 में लिया था। ये सबसे पहले ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसको ये जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा में। अपन कह सकते हैं ऑकिस और एक है लोगस। तो इसका अर्थ होता है कि जो घर, निवास या वास्य क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर निवास करने योग्य हो, या अपन कह सकते हैं घर, जैसे घर में अपन निवास करते हैं, या निवास स्थान अपन कह सकते हैं, या वास्य क्षेत्र, इसका अर्थ होता है। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना, अध्ययन करना या वर्णन करना होता है। तो ये जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बना, ये पहले ये शब्द था, इसको दो भागों में तोड़कर इसका अर्थ ये निकाला। फिर ये आगे चलकर ये जो शब्द है इकोलॉजी शब्द में बदल गया। ये किस में बदल गया? इकोलॉजी में। यहां से ओ हट गया, पहले ओ था लगा हुआ, अब ओ हट गया। तो ये इकोलॉजी शब्द जो अभी वर्तमान में अपन काम में ले रहे हैं, इकोलॉजी शब्द ये बन गया था। अब अपन बात करते हैं कि इकोलॉजी में अपन किस किस का अध्ययन करते हैं, या सामान्य वे में अपन क्या कहते हैं, जैविक जगत के प्रबंधन के नियमों, जैविक जगत के प्रबंधन के नियमों का विज्ञान है। इकोलॉजी किस प्रकार का विज्ञान है? जो जैविक जीव जंतु होते हैं या जैविक जितने भी प्राणी आते हैं उनमें जैविक जगत में प्रबंधन के नियमों का विज्ञान है। यानी जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, जितने भी जैविक तत्व शामिल होते हैं उनका प्रबंधन का विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इनके प्रबंधन के विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं एक परिभाषा की, यानी पारिस्थिति की वह विज्ञान है, पारिस्थिति क्या वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध, समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों तथा विभिन्न जीवों के मध्य परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जैविक व अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध व जैविक घटकों के मध्य आपसी अंतर संबंध को भी अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान। तो अपन क्या पढ़ते हैं पारिस्थितिकी में कि पारिस्थिति वह विज्ञान है
जिसके अंतर्गत समस्त जीव यानी जो वायुमंडल में, जलमंडल में, स्थलमंडल में जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उन जीवों का अध्ययन तथा भौतिक पर्यावरण यानी पर्यावरण में अपन जितने भी जो अजैविक घटक होते हैं जैसे चट्टान है, मिट्टी है, ताप है, दाब है, ये जितने भी अजैविक जलवायु है, उच्चावच, जितने भी अजैविक घटक हैं इन दोनों के मध्य जो संबंध होता है उनको तथा विभिन्न जीवों और जीवों के मध्य भी जैसे एक जीव से दूसरे जीव के मध्य भी जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। अगली बात कि जो अमेरिकी पारिस्थितिकीविद फ्रेडरिक क्लीमेंट ने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा है। समुदाय का विज्ञान यानी पारिस्थितिकी को क्या कहा गया है? समुदाय का विज्ञान। कहने वाले कौन थे? अमेरिका के फ्रेडरिक क्लीमेंट्स अमेरिका के एक पारिस्थितिकीविद वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था इसको कि समुदाय का विज्ञान है, ये जो पारिस्थितिकी है ये समुदाय का विज्ञान है। फिर एक और वैज्ञानिक थे चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया। क्या वैज्ञानिक पारिस्थितिक इतिहास के रूप में, यानी इसको कहा गया था वैज्ञानिक पारिस्थितिक इतिहास कहा था चार्ल्स एल्टन ने, और अमेरिका के थे क्लीमेंट्स, उन्होंने कहा था समुदाय का विज्ञान। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं ओडम। एक नॉर्मली वे अपन परिभाषा बात करते हैं ओडम की। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। पारिस्थितिकी क्या है? प्रकृति की संरचना एवं उनके कार्यों का अध्ययन ही है, जिसको अपन क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी पारिस्थितिकी में ओडम के अनुसार भी अपन ये कह सकते हैं जितने भी जो जैविक है, जो प्रकृति में जितनी भी संरचना है जैविक या अजैविक, उनके मध्य तथा उनके होने वाले कार्यों के मध्य का जो अध्ययन किया जाता है वही पारिस्थितिकी में अपन उसको पढ़ते हैं या उनका अध्ययन करते हैं। अगली बात अपन करते हैं कि पारिस्थितिकी के प्रकार, यानी पारिस्थितिकी के कितने प्रकार है। मुख्य रूप से अपन बात की जाए तो अपन एक एक के आधार पर पारिस्थितिकी प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं और उनका विस्तृत वर्णन करते हैं। जैसे वर्गीकरण विषयक सजातीयता के आधार पर पारिस्थितिकी, यानी अपन मुख्य रूप से पारिस्थितिकी को 3 भागों में अपन पढ़ते हैं। मुख्य रूप से पारिस्थितिकी को अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग है वर्गीकरण विषयक सजातीयता के आधार पर, यानी इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो सजातीयता यानी एक ही जाति के जीवों के आधार पर या पौधों के आधार पर अपन कह सकते हैं, या एक ही प्रकार के अजैविक घटकों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहले क्या हुआ था इसके आधार पर कि पहले जीव विज्ञान था। पहले इन्होंने क्या माना था, जो पारिस्थितिकी है वो जीव विज्ञान है, केवल जीव विज्ञान को इन्होंने महत्व दिया था। बाद में क्या किया, पौधे और जंतुओं का इन्होंने अलग अलग रूप से अध्ययन किया था। यानी जो विषयक वर्गीकरण सजातीयता है इनमें पहले इन्होंने जीवों के बारे में अध्ययन किया था पहले, फिर बाद में इन्होंने जीवों तथा पेड़ पौधों या समुदाय को इन्होंने शामिल किया था। यानी पेड़ पौधे और जंतुओं का फिर इन्होंने शामिल किया, अलग अलग से इनका अध्ययन किया था पारिस्थितिकी में। फिर अपन कह सकते हैं इन्हीं पारिस्थितिकी को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं विषयक सजातीय के आधार पर। पहला अपन कह सकते हैं प्राणी पारिस्थितिकी, यानी जो जीव जंतु हैं या जो प्राणी वर्ग है उनके लिए अलग पारिस्थितिकी हो गई, और एक अपन कह सकते हैं पादप पारिस्थितिकी, यानी जितने भी पेड़ पौधे या छोटे बड़े जितने भी पौधे वर्ग में आते हैं उनको, यानी ये क्या गया इनको पादप पारिस्थितिकी, और दूसरा हो गया प्राणी पारिस्थितिकी। यानी ये सजातीयता के आधार पर अपन कह सकते हैं एक ही जाति के पौधों को शामिल किया गया या एक ही जाति के जंतुओं को अपन कह सकते हैं, इसलिए इनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो पादप पारिस्थितिकी हो गया, एक प्राणी पारिस्थितिकी हो गया। अगली बात करते हैं अपन कि निवासीय क्षेत्र के आधार पर अपन ने पारिस्थितिकी को किस प्रकार बांटा, कि इनमें बात की गई है कि निवासीय क्षेत्र के आधार पर वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं उनके आधार पर जंतुओं का या पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया गया है इसमें। जैसे अपन बात करते हैं जैसे भौतिक परिस्थितियां क्या होती है कि भौतिक विशेषताएं जैसे मिट्टी,
स्थलाकृति, वहां किस प्रकार के जो धरातल है, जैसे पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय है, झील है, समुद्री इलाका है, कौन सा। फिर तापक्रम, वहां का तापक्रम कैसा है, जैसे ग्लेशियर है तो वहां ठंडा ठंडा मौसम है, और जैसे मरुस्थल है तो वहां गर्म मौसम है। तो तापक्रम के आधार पर भी अपन इनके वर्गों को अलग अलग बांटा गया। जल, कई जल है अलग है, ठंडा है, गर्म जल है, तो उनके अलग प्रकार हो गए। खनिजों के आधार पर, या मौसम या जलवायु, यानी किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है, कहीं ठंडी जलवायु तो कहीं गर्म जलवायु, कहीं मध्यम जलवायु है। तो इन सब के आधार पर, उनके निवास स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया भौतिक विशेषताओं के आधार पर। यानी ये सभी भौतिक विशेषताओं में ये अपन सभी पढ़ते हैं कि जलवायु है, तापक्रम है, दाब है, या मौसम है, खनिज है, स्थलाकृति है, मिट्टी है, इनके आधार पर उनका वर्णन या परिस्थिति को विभाजन किया गया। फिर अपन तीसरी बात करते हैं, संगठन के स्तर के आधार पर पारिस्थितिकी का प्रकार या पारिस्थितिकी का वर्णन किस प्रकार है। तो अपन पढ़ते हैं संगठन के स्तर के आधार पर। संगठन के स्तर के आधार पर कहा गया कि जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, इनमें पहले एकांकी जीव, जैसे एक ही वर्ग के जीव जंतुओं का वर्णन किया गया। अपन कह सकते हैं एकांकी जीव या जीवों का समूह, या अपन यानी एक ही प्रकार के जीव, जैसे गाय हो गए तो गाय की जितनी प्रजाति उन सब का वर्णन हो गया। या अपन कह सकते हैं कोई पौधा ले लिया, कोई और कुछ, जैसे शेरों के बारे में ले लिया तो एक ही प्रकार के सब प्रकार के शेर हो गए। यानी एक ही जीव, यानी जीवों का समूह, एक ही प्रकार के जीवों का समूह, उनका अध्ययन किया जाता है कि अध्ययन से संबंधित है ये। और संगठन के स्तर को फिर अपन ने दो भागों में पढ़ा। संगठन के स्तर को फिर उप विभागों में दो भागों में पढ़ा। पहला अपन पढ़ते हैं प्रजातियों के मध्य संबंधों का अध्ययन। जितने भी जो जीव जंतुओं की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनके मध्य का जो अंतर संबंध होता है, उनके बारे में इसका अध्ययन किया गया, प्रजातियों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। फिर दूसरा वर्णन किया गया पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान सभी जीवों का अध्ययन किया गया। यहाँ पर वर्तमान में जितने भी सभी जीव हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन अपन करते हैं। संगठन के स्तर के आधार पर अपन ने दो उप विभागों में वर्णन किया। पहला अपन करते हैं प्रजातियों के मध्य संबंध, और दूसरा करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान में सभी जीव जंतु जितने भी निवास करते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं संगठन के स्तर के आधार पर। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी प्रकार है, अपन तीन प्रकार से पढ़ते हैं। एक हो गया जो वर्गीकरण विषयक सजातीयता के आधार पर वर्णन, और दूसरा अपन कह सकते हैं कि निवास के क्षेत्र के आधार पर, या निवासीय क्षेत्र के आधार पर वर्णन। तीसरा कह सकते हैं संगठन के आधार पर वर्णन। फिर अपन बात करते हैं अगली कि जो पारिस्थितिकी के प्रकार हो गए, अब पारिस्थितिकी के जो विषय क्षेत्र है उनके बारे में, यानी पारिस्थितिकी का जो अध्ययन है कितने वर्गों में या कितनी अवस्थाओं में किया गया, विषय क्षेत्र के बारे में। तो अपन बात करते हैं पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र में, यानी पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र या विकास क्षेत्र का जो अध्ययन किया गया वो लगभग 4 अवस्थाओं में किया गया। यानी 4 अवस्थाओं में अपन पारिस्थितिकी का अध्ययन अपन पढ़ते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, यानी कौन से टाइम पीरियड में क्या हुआ, कौन से टाइम पीरियड में क्या हुआ, उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक सीसी पार्क महोदय हुए थे। सीसी पार्क महोदय ने 1980 में क्या कहा, सीसी पार्क महोदय ने 1980 में कि वास्तव में पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधे व जंतुओं के विभिन्न पक्षों का या जैविक समुदाय के संपूर्ण समाज का भी अध्ययन किया जाता है। इन्होंने क्या कहा था सीसी पार्क ने 1980 में कि अपन पारिस्थितिकी के अंदर केवल जीवों का अध्ययन नहीं करते, अपन जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और जीवों और पेड़ पौधों के संपूर्ण समाज या समुदाय का भी अपन अध्ययन करते हैं, उनके मध्य अंतर संबंधों का भी अपन अध्ययन करते हैं। तो ये थे सीसी पार्क महोदय 1980 में। इन्होंने क्या कहा था वापस बता देते हैं कि इन्होंने कहा था कि वास्तव में जो पारिस्थितिकी का केवल और केवल ये अर्थ नहीं होता है कि न केवल और केवल पौधे व जंतुओं का विभिन्न पक्षों का अध्ययन, ये कहता है कि पौधे और जंतुओं का केवल अध्ययन नहीं करना है, या जैविक समुदाय के संपूर्ण समाज के का अध्ययन भी किया जाता है।
यानी पारिस्थितिकी अपन में क्या करते हैं विषय क्षेत्र में कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उनके संपूर्ण समाज या संपूर्ण समुदाय का अपन अध्ययन करते हैं। ये कहा था पार्क महोदय ने कि वास्तव में यह है पारिस्थितिकी। फिर अपन बात करते हैं जो पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र है, इनको विकास की अवस्थाओं के आधार पर इनको अपन 4 भागों में पढ़ते हैं। यानी 4 अवस्थाओं में पारिस्थितिकी का वर्तमान तक जो विकास हुआ है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली अवस्था की बात करते हैं प्रथम अवस्था, अपन कहते हैं विकास की प्रथम अवस्था। इनमें क्या हुआ था प्रथम अवस्था में कि डार्विन ने प्रजातियों के उद्भव की संकल्पना, यानी जो डार्विन महोदय थे उन्होंने प्रजातियां यानी जो जीव जंतुओं या पेड़ पौधों की जितनी भी प्रजाति हैं उनके बारे में एक संकल्पना या एक सिद्धांत दिया था पहली अवस्था में, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस समय की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम अवस्था थी, उनको अपन मानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय की प्रथम अवस्था। और जीवों व पर्यावरण में अंतर संबंध, यानी इन्होंने कहा था जो जीव और पर्यावरण का जो अंतर संबंध होता है, जो जीव कैसे पर्यावरण में रहते हैं या किस प्रकार पर्यावरण में सम्मिलित रहते हैं, उनका क्या अंतर संबंध है, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया था पहली अवस्था में। और फिर वनस्पतियों का वर्गीकरण भी इन्होंने बताया था कि प्रथम विकास की अवस्था में वनस्पतियों का वर्गीकरण किस प्रकार है और किस प्रकार नहीं है। यानी अपन को याद रखना है, एक तो जो डार्विन की जो संकल्पना है प्रजातियों संबंधी वो प्रथम अवस्था में आई थी, एक वनस्पति का वर्गीकरण प्रथम अवस्था में आया था, और जीवों और पर्यावरण के मध्य का जो अंतर संबंध है वो भी अपन प्रथम अवस्था में पढ़ते हैं। इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो है प्रथम अवस्था विकास विषय क्षेत्र की। फिर अपन पढ़ते हैं द्वितीय यानी विकास अवस्था, द्वितीय विकास अवस्था यानी वनस्पतियों का सर्वेक्षण किया गया, यानी वनस्पतियां किस प्रकार की है, कितने प्रकार के तापमान पर रहती है, क्या मिट्टी है, क्या जलवायु, उनके बारे में उनका सर्वेक्षण किया गया था, उनका मापन किया गया था, वनस्पतियों का मापन किया गया था, भौतिक दशाओं में संबंध का पता लगाया गया था। जब द्वितीय अवस्था थी भौतिक दशाओं में संबंधों का पता लगाया था। सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया गया, यानी अधिक से अधिक सांख्यिकी तकनीक टेक्नोलॉजी, अधिक से अधिक सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया गया और वैज्ञानिक विधि तंत्रों का विकास हुआ था। अपन कह सकते हैं सांख्यिकी टेक्नोलॉजी आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ न कुछ जो तकनीकी नई नई तकनीक का विकास हुआ था और वैज्ञानिक विधि तंत्रों का विकास हुआ था। फिर अपन बात करते हैं तृतीय अवस्था। यो जो प्रथम अवस्था थी ये तो प्रथम विश्व युद्ध की अवस्था थी, और द्वितीय अवस्था थी ये प्रथम विश्व युद्ध की अवस्था से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1914 से 19 में तक विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम और द्वितीय हुआ था 39 से 45। तो प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य की जो अवस्था है वो है द्वितीय अवस्था। अब अपन बात करते हैं तृतीय अवस्था। तो तृतीय अवस्था कब हुई थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1960 तक, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1960 तक की जो अवस्था है उसको अपन तृतीय विकास की अवस्था कहते हैं पारिस्थितिकी। तो इसमें क्या हुआ था कि तंत्र विश्लेषण, यानी जितने भी जो तंत्र विश्लेषण हुए थे उनका वर्णन यहाँ किया गया था। जीवों तथा पर्यावरण में जटिल संबंध, जो प्रथम अवस्था में तो जीव तथा पर्यावरण के मध्य केवल और केवल संबंधों के बारे में बात की गई थी कि संबंधों के बारे, यहाँ पर जटिल, अब जैसे जैसे अपन इनके बारे में और ज्यादा से ज्यादा अपन अध्ययन करें, जटिल वर्णन किया गया या जटिल संबंधों का पता लगाया गया, ये अपन करते हैं तृतीय अवस्था में। यानी कि एक तो तंत्र विश्लेषण हो गया, जीवों तथा पर्यावरण के मध्य जो जटिल संबंध पाए जाते हैं, किस प्रकार से जो जीव है और पर्यावरण, जो जीव है जो पर्यावरण में रहते हैं या उनके पर्यावरण में उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो किस प्रकार पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो जाते हैं, समायोजन कर लेते हैं या समायोजित हो जाते हैं, उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया तृतीय अवस्था में। जो तृतीय अवस्था थी उनका टाइम पीरियड है द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1960 तक का। अब अपन बात करते हैं चतुर्थ विकास की अवस्था, और चतुर्थ विकास की अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो आपको 1960 से लेकर वर्तमान का, 1960 से लेकर आज तक का, यानी 2020 या 21 जो भी अपन पढ़ते हैं 1960 से आज तक का। इसमें क्या हुआ था कि 1960 के बाद का जो विकास अवस्था उसको अपन चतुर्थ विकास की अवस्था कहते हैं। इसमें हुआ था कि विषय वस्तु में विविधीकरण, यानी विषय वस्तु अब अलग अलग प्रकार के उसको परिभाषित करने लगे हैं, यानी पारिस्थितिकी की जो विषय वस्तु है अब अलग अलग भूगोलवेत्ता या अलग अलग वैज्ञानिक है जो अपनी अलग अलग प्रकार की बातों से उनका अध्ययन करते हैं। फिर अपन बात करते हैं विशिष्टीकरण, और उनका सबका अलग अलग मत अलग अलग विशेषताओं को बताता है, यानी उनमें अलग अलग विशेषताएं हैं। और प्रकृति के संरक्षण तथा प्रबंधन में भूमिका,
अब अपन पारिस्थितिकी को क्या करें, 1960 के बाद में इतना परिस्थिति के मध्य में संबंधों को, जटिल संबंधों के बारे में अध्ययन किया है, तो उनसे पता चला है कि अब इनका प्रबंधन करना, प्रकृति का प्रबंधन करना अति महत्वपूर्ण हो गया है। अगर प्रबंधन नहीं करेंगे तो प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा, असंतुलन होगा जो पारिस्थितिक तंत्र डगमगा जाएगा और जो भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा हानिकारक या दुष्परिणाम है। यानी असंतुलन, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो पारिस्थितिकी में असंतुलन है वो भविष्य का सबसे बड़ा खतरा है। तो उसके लिए जो चतुर्थ अवस्था है उनमें कहा गया कि प्रकृति का प्रबंधन और प्रकृति के संरक्षण तथा प्रबंधन की मुख्य भूमिका है। यानी अब प्रकृति का संरक्षण भी करना है और उनका प्रबंधन भी करना है, किस प्रकार की नीतियां बनानी है, किस प्रकार से उनको संरक्षण प्रदान करना है, किस प्रकार के नियम बनाने हैं, किस प्रकार के एक्ट बनाने हैं, यानी अधिनियम बनाने हैं जिनके तहत प्रकृति का संरक्षण अधिक से अधिक किया जा सके। तो इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा था पारिस्थिति का अर्थ क्या होता है, पारिस्थिति किन शब्दों से मिलकर बना है और पारिस्थिति की परिभाषा क्या है और पारिस्थिति के प्रकार क्या है और पारिस्थिति की जो विकास की अवस्था या विषय क्षेत्र कहते हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, क्योंकि आपका जो लाइक शेयर है वही हमारा हौसला है, यानी हमारे को वीडियो बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे हौसले को ऊंचाइयों तक ले जाता है। थैंक यू।